हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम फिर से 4 से 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ एनबीएफसी हैं, कुछ बैंक्स हैं, कुल मिला के हम देखेंगे कि इन सबका क्वार्टर 3 का रिजल्ट किस तरीके का आया। शुरुआत कर लेते हैं कैन फिन होम्स के रिजल्ट के साथ। अगर हम सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखने जाएँ तो 90 टू 100 करोड़ रुपीज़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि एक हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी है। बट हमें समझना पड़ेगा कि भाई जो हम कंपनी ले रहे हैं या कैन फिन होम्स है, इसका नेचर क्या है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बहुत सारी होती हैं, बट सबका नेचर डिफरेंट होता है। अगर हम ब्रॉड बेस क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करें तो हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गई आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एक हो गई आपकी प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जैसे आवास हो गई, एप्टस हो गई, आपका इंडिया शेल्टर हो गई, ये सारी अफोर्डेबल वाली साइड में लोन देती है। मतलब इनका टिकट साइज रहता है 5 लाख से 15 लाख 20 लाख के बीच का। वहीं जो प्राइम कैटेगरीज की कंपनी है, जैसे एचडीएफसी हुआ करता था, जो अब एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज हो गया, या बजाज हाउसिंग जिसका एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है हमारे प्राइम लोन से, और जैसे कैनफिन होम्स भी आप अपना शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट टू प्राइम हाउसिंग वाला सेगमेंट। इनका थोड़ा टिकट साइज ज्यादा रहता है, ये 20 लाख 25 लाख से ज्यादा टिकट साइज का लोन देता है, और ये अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, ये 1 करोड़ का भी लोन दे सकते हैं हाउसिंग के लिए। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो ये जो कैनफिन होम्स है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है, एक ये प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। पहले हुआ करता था, अब ये लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम अफोर्डेबल टू प्राइम। अब दोनों इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें अफोर्डेबल वाला जो इंडस्ट्री, अफोर्डेबल वाला जो सेगमेंट है हाउसिंग फाइनेंस में, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। वो 20% सीएजीआर के पेस से इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। अच्छे प्लेयर तो उसमें 40% 50% के आसपास का भी ग्रोथ लेके आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें प्राइम हाउसिंग वाली, तो प्राइम हाउसिंग में उतना ग्रोथ नहीं है। प्राइम हाउसिंग हमारा 14 15 16% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहा है। अच्छे प्लेयर्स थोड़ा ज्यादा ले आते हैं जो इंडस्ट्री से कम पेस पे ग्रो कर रहे हैं, जैसे कैनफिन होम्स। इन लोगों ने इस बार अपना अपना जो एयूएम ग्रोथ है वो रिपोर्ट किया सिर्फ 9% का। तो कोई अच्छी चीज तो है नहीं। अब देखो, आप चीज समझो यहाँ पर कितनी चीजें खराब हो रही हैं। आज से 3-4 क्वार्टर पहले मैनेजमेंट आके बोलता है कि भाई हमें अफोर्डेबल वाले में कुछ खास ग्रोथ दिख नहीं रही, इसलिए हम प्राइम वाले में जा रहे हैं। जो इंडस्ट्री 20% की रेट पे ग्रो कर रही थी, मैनेजमेंट आके कह रहे हैं उसमें हमें ग्रोथ नहीं दिख रही, उसमें हम ग्रो नहीं कर पा रहे, और जा रहे हैं उस इंडस्ट्री में या उस सेगमेंट में जहां पर ग्रोथ वैसे ही कम है, इंडस्ट्री का ग्रोथ इटसेल्फ कम है, और कह रहे हैं वहां पर जाके हम ग्रोथ करेंगे। पहला हमें चीज खराब देखने को मिली, और उसके बाद भी आप कोई धुआंधार ग्रोथ तो कर नहीं पाए, आप कोई झंडे तो गाड़े नहीं पाए। इस बार भी आपने सिर्फ 9% के आसपास का इंक्रीज रिपोर्ट किया है, और कोई ऐसा नहीं कि आपकी कोई बहुत बड़ी बुक हो गई हो। अगर हम इनके एयूएम साइज के बारे में बात करें तो 37,000 करोड़ रुपीस के आसपास इनका इनका एयूएम है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा बेस हो गया हो, इतने बड़े बेस के ऊपर ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी तैसी हुई भी है इस कंपनी की। अब जैसे इन्हीं के सेगमेंट की कंपनी उठाएं, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एयूएम है 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का। 1 लाख करोड़ के एयूएम को वो लोग 26-27% के आसपास से बढ़ा पा रहे हैं। तो इतना बड़ा बेस, मतलब आपसे 3 गुना बड़ा बेस है, और आपसे वो लोग ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ा ही ग्रोथ लेके आ पा रहे हैं, और आप फिर भी इसी ढर्रे पे चल रहे हो, तो कोई अच्छा रिजल्ट तो माना नहीं जाएगा। अगर हम डिस्बर्समेंट के बारे में बात करें तो डिस्बर्समेंट ग्रोथ भी जीरो था, फ्लैट ओवर अ वाई लेवल, कोई ग्रोथ लेके ही नहीं आ पाए। तो यहाँ पर कुछ चीजें अच्छी चल ही नहीं रही हैं। उसके बाद इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ब्रांच रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पर हुआ क्या था, आज से 2 क्वार्टर पहले इनके जो ब्रांच मैनेजर्स थे, उन्होंने अनाप शनाप लोन देना चालू कर दिया था। मतलब उन लोगों ने क्या किया था कि भाई एलटीवी को मद्देनजर नहीं रखते हुए ये लोग लोन डिसबर्स करे जा रहे थे। मतलब जो आपका लैंड है या जो मकान है उसकी वैल्यू है सपोज 1 करोड़, और इनका एलटीवी रेशो जो लोन टू वैल्यू रेशो है कि भाई 1 करोड़ के घर के ऊपर हम मैक्स टू मैक्स 50-60 लाख रुपए का लोन देंगे, वो मैनेजर उठा के 1 करोड़ का ही लोन कर देता था, क्योंकि सारी की सारी पावर मैनेजर के हाथ में थी कि ये वाला लोन सैंक्शन होगा या नहीं होगा। तो उस वजह से इनके एसेट क्वालिटी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हमें आती हुई देखने को मिली थी। बट वो चीज सॉर्ट आउट हुई है, क्योंकि इन्होंने अपना टेक बेहतर किया है, एलओएस एलएमएस सिस्टम इंप्लीमेंट किए हैं। बट कोई अच्छी चीज नहीं है वो। यहाँ पर चीजें लगातार खराब ही होती जा रही हैं, और कोई कंपनी रिवर्सल का साइन शो कर नहीं रही है। आपकी एयूएम में जो ग्रोथ रेट है वो अभी भी खराब ही आ रही है ना। 9% के आसपास का एयूएम ग्रोथ इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल ही बहुत ही हमें खराब देखने को मिल रहा है। अगर हम थोड़ी सी इनकी यील्ड्स के बारे में बात करें तो थोड़ा सा यील्ड में इनको एक्सपेंशन देखने को मिला, 28 बेसिस पॉइंट्स के आसपास इनके यील्ड बढ़ गए। वहीं अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ फंड्स के बारे में, तो वहां पर हमें 20 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला। इसकी वजह से हमें ओवरऑल स्प्रेड में इंक्रीज देखने
देखने को मिला कि भाई आपने कस्टमर का रेट ज़्यादा बढ़ा दिया, आपका रेट कम बढ़ा, इसकी वजह से आपने थोड़े से जो आप बीच में मार्जिन बना रहे थे वो आपका थोड़ा सा बढ़ गया और इनके जो स्प्रेड है वो पहुंच गया 2.68% के आसपास। ये भी ठीक है, चलो कोई एक एक अच्छी चीज़ तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका AUM ग्रोथ, और AUM ग्रोथ आप ला नहीं पा रहे हो। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा कस्टमर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये लोग ज्यादातर सैलरीड कस्टमर को लोन देने का कोशिश करते हैं। तो 69% ऑफ द कस्टमर आर सैलरीड एम्प्लॉइज, 31% है जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में है। इनका लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाए तो 77% आर हाउसिंग लोन्स, 10% आर रिकंस्ट्रक्शन लोन, 6% आर LAR एंड रिमेनिंग 7% आता है हमारा अदर्स वाले सेगमेंट में से। अब थोड़ा सा और चीज समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने समझा था अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो अगर इनका देखने जाएं, इनका 56% लोन्स वो लोन है जिनका टिकट साइज 20 लाख रुपए से ज्यादा है, मतलब वो प्राइम वाली कैटेगरी में जा रहे हैं। इनकी इस चीज के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करें तो इनका ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन सदर्न स्टेट्स के अंदर है। 72% ऑफ द AUM कम्स फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया, उसके बाद 13% नॉर्थ से आता है और 11% वेस्ट से आता है। जो रिमेनिंग हुआ वो आपका ईस्ट से आ गया। ये चीज भी हमने देख ली। और यहाँ पर एक रीजन और दिया मैनेजमेंट ने, जब कॉन कॉल में मैनेजमेंट से बात हुई तो मैनेजमेंट बताता है कि हमारे जो दो मेन स्टेट्स थे तेलंगाना और आपका कर्नाटका, वहां पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बैंक अकाउंट्स खोले थे वहां पर कुछ इशू आ रहा था, वहां पर KYC का कुछ इशू चल रहा था। इसकी वजह से हम ढंग के रेट पे डिस्बर्समेंट कर नहीं पाए, उतनी अच्छी हम ग्रोथ लेके नहीं आ पाए। बट इससे कोई बात नहीं बनती है, कोई आपकी ये तो प्योर एंड प्योर सिर्फ आप बहाना मार रहे हो। आपके मतलब पिछले 4 क्वार्टर से आप ग्रोथ नहीं निकाल पा रहे, आपका वो तो प्रॉब्लम इस क्वार्टर में आया था ना, और वो भी सॉर्ट आउट होने लग रहा है। तो आपको ग्रोथ तो लेके आना ही पड़ेगा। आप हर क्वार्टर आके कोई ना कोई बहाना देके बात नहीं बना सकते। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा चलो एक और चीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कंपनी पहले गाइडेंस दिया करता था 10% ग्रोथ का, तो 10% ग्रोथ गाइडेंस पहली एक तो बेकार चीज है। 10% का ग्रोथ करने में आपने कौन सा धुआंधार गाइडेंस दे दिया, तो पहला आपका गाइडेंस भी अच्छा नहीं है, और वो अच्छे गाइडेंस के ऊपर जो बिल्कुल बेकार गाइडेंस है उसके ऊपर भी आप उसको भी ओवर डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी आप अंडर डिलीवरी शो कर रहे हो। 10% का आपने क्लेम किया था, यहाँ पर 9% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है, और इसको भी हम मैनेजमेंट ने रिवाइज कर दिया और इसको 0% कर दिया कि अगले क्वार्टर तो हम शायद ग्रोथ लेके ही नहीं आ पाएंगे। Q4 ओवर Q4 में हमें 0% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मतलब AUM में कोई ग्रोथ आएगा नहीं, तो आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा कैसे, आप शेयर होल्डर के लिए पैसा कैसे बनाओगे। तो मेन प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पर ग्रोथ मिसिंग है, ये अपने AUM को बढ़ा नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से सारी चीजें खराब होती जा रही हैं। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। अगर एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो अब कोई दिक्कत नहीं है एसेट क्वालिटी में। एसेट क्वालिटी मोर और लेस स्टेबल है। इस बार भी इनके नंबर्स अच्छे ही आए, एसेट क्वालिटी के टर्म्स में अच्छे ही आए। अगर ग्रॉस NPA देखने जाएं तो 0.92% के आसपास का ग्रॉस NPA और 0.5% के आसपास का नेट NPA। तो प्रॉब्लम इज नॉट द एसेट क्वालिटी, प्रॉब्लम इज द पेस ऑफ ग्रोथ। आप अपनी लोन बुक को तेजी से नहीं बढ़ा पा रहे हो, वही प्रॉब्लम है। जहां की जबकि इंडस्ट्री में जो आपसे 3 गुना बड़ा प्लेयर है वो आपसे 3 गुना ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके अलावा एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि इनके ब्रांच मैनेजर्स जो हैं वो अनाप शनाप लोन्स दे रहे थे और उसकी वजह से इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने टेक और बेहतर किया, LOS LMS सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए, और उसकी वजह से जो हमारी जो ब्रांच के थ्रू या ब्रांच मैनेजर के थ्रू डिपेंडेंस है वो कम हो गई। अगर हम DSA के बारे में बात करें तो जो पहले 87% लोन्स DSA से आते थे, अब वो नंबर घट के 72% के आसपास हो गया। तो यहाँ पर एक हमें इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा है। बट ये कोई ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं है कि हम देखें कि भाई हाँ भाई कंपनी में रिवर्सल आ गया, अब कंपनी एकदम सही डायरेक्शन में जाने लगी है। अभी भी ग्रोथ जब तक नहीं आएगा, जब तक आप हाई ग्रोथ के लिए एम नहीं करोगे, तब तक कोई चीजें ठीक होने वाली है नहीं। चलिए मोटा मोटी यही थी कहानी। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी कंपनी के ऊपर। दूसरी कंपनी का नाम है यूग्रो कैपिटल। इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो रफली 2000 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप है। ये है MSME लेंडर, MSME या थोड़ा बहुत माइक्रो फाइनेंस, इस तरीके के ये लोग लेंडर है, एक NBFC कंपनी है। यहाँ पर अगर हम देखने जाएं तो इनका AUM बढ़ा बाय 32% ओवर YoY लेवल विद अ डिस्बर्समेंट ग्रोथ ऑफ 35% ओवर YoY लेवल। कंपनी गाइडेंस देके चलता है कि हम 30% से अपनी AUM को बढ़ाएंगे, अपनी लोन बुक को बढ़ाएंगे, 32% के आसपास से बढ़ाया। तो ओवर डिलीवर किया, अंडर प्रॉमिस किया, ओवर डिलीवर किया। यही हम हर एक कंपनी से चाहते हैं कि आप जितना गाइडेंस दे रहे हो उससे ज्यादा ग्रोथ लेके आओगे तो बहुत ही बेहतरीन बात है। इस बारे में हमें ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। अगर हम AUM साइज के बारे में बात करें तो इनका AUM क्रॉस कर गया 10,000 करोड़ को, 11,000
1067 करोड़ रुपीस के आसपास इनका एयूएम पहुंच गया। चलिए ये चीज हमने समझ ली। अगर हम ब्रॉड बेस्ड एयूएम सेगमेंटेशन करने जाएं तो ये उन चुनिंदा एनबीएफसी कंपनियों में से है जो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं अपने अपने ऑफ बुक एयूएम के ऊपर, जो जो को ओरिजिनेशन के साथ इनका एयूएम आता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ये भी समझेंगे क्या होता है ये ऑफ बुक एयूएम क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट अगर हम देखने जाएं तो इनका 44% ऑफ द एयूएम ऑफ बुक से आता है और रिमेनिंग 56% इनकी खुद के ऊपर है। जो ऑफ बुक वाला एयूएम है वहां पर हमें 30% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। अब समझ लेते हैं ऑफ बुक एयूएम क्या होता है। ऑफ बुक एयूएम इसका मतलब ये है कि आप किसी बड़े बैंक या बड़ी एनबीएफसी के साथ पार्टनर कर रहे हो और उनके साथ मिलकर लोन दे रहे हो। आप समझते हैं ये क्या हो रहा है। अगर हम देखने जाएं तो ऐसे समझते हो, अगर यूग्रो के पास एक कस्टमर आता है जिसको 1 लाख रुपए की लोन की रिक्वायरमेंट है, तो यूग्रो ने पार्टनरशिप कर रखा है सपोज एचडीएफसी बैंक के साथ। तो यूग्रो एचडीएफसी बैंक के पास जाता है, उसको कहता है कि देखो मैंने इस आदमी को 1 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है, मैंने इसका सारा बैकग्राउंड चेक कर लिया है, ये एलिजिबल है लोन देने के लिए, इसको इतने इंटरेस्ट पे लोन देना है, इस टेन्योर का लोन देना है, सारी माथापौड़ी यूग्रो कर रहा है और वो जो लोन है वो जा रहा है एचडीएफसी बैंक के पास। तो एचडीएफसी बैंक मिलकर उसको फंडिंग कर रहा है। तो 80,000 रुपए दे दिए एचडीएफसी बैंक ने, 20,000 रुपए दे दी यूग्रो कैपिटल ने, उस आदमी को 1 लाख रुपए का लोन मिल गया। सारा की सारी मेहनत यूग्रो कैपिटल ने करी, यूग्रो कैपिटल ने उसका केवाईसी किया, यूग्रो कैपिटल ने ही उसका डिस्बर्समेंट किया, फिर कलेक्शन पे भी यूग्रो कैपिटल ने ही ध्यान दिया। एचडीएफसी बैंक ने सिर्फ इंटरेस्ट इनकम कमाया, जो उसने 80,000 रुपए दिए थे उसके ऊपर जो ब्याज आ रहा था उसने ब्याज कमाया। ये चीज हमने समझ में आ गई। अब इसके साथ यूग्रो को क्या फायदा हुआ? यूग्रो को यहाँ पर 2 फायदा हुए। यूग्रो ने एचडीएफसी बैंक की लोन बुक बढ़ाई, इसलिए यूग्रो कहता है कि भाई आप मेरे को छोटा सा एक कमीशन दे दो कि हमने आपकी लोन बुक में 80,000 रुपए का इंक्रीमेंट कराया, तो आप मेरे को एक छोटा सा कमीशन दे दो। यूग्रो को कमीशन मिल गया, उसकी कमाई हो गई। सेकंड चीज, जो उसने 20,000 रुपए डिसबर्स किए थे, 20,000 रुपए खुद की जेब से भी तो डाले थे, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट इनकम कमाने का मौका मिल गया, वहां से उसकी कमाई हो गई। तीसरी चीज, वो अपने एयूएम को बहुत तेजी से स्केल कर पाया। तो मतलब देखो, एक छोटी एनबीएफसी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि भाई उनको कोई पैसा नहीं देता, उनके लिए एक कैश क्रंच वाली सिचुएशन रहती है। वो बहुत ज्यादा या तो लेवरेज कर जाएंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, नहीं तो उनके लिए इक्विटी बेस्ड उनका छोटा होता है, तो इनको बाहर से पैसा चाहिए। तो एक बड़े बैंक ने मिलकर और एक छोटी एनबीएफसी ने मिलके अपना दोनों का काम कर दिया। बड़े बैंक को क्या है, बड़े बैंक को ये माथापौड़ी नहीं करनी यार इस कस्टमर से मेरे को लाख रुपए के लिए झिकझिक करनी पड़ रही है कि इसके घर पे मैं जा रहा हूं, इसके लिए कलेक्शन करने जा रहा हूं, इसका डिस्बर्समेंट करने जा रहा हूं, इसका केवाईसी को मेरे को झंझट नहीं लेना, मेरे को मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं बढ़ानी। देखो इस पे एचडीएफसी बैंक का तो कोई भी एम्प्लॉय इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, सारा का सारा काम यूग्रो ने कर दिया और बैठे बैठे एचडीएफसी बैंक ने भी इंटरेस्ट इनकम कमा ली। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का भी फायदा है, यूग्रो का भी फायदा है। यूग्रो की बैलेंस शीट में एक लोन ऐड हो गया, उसकी लोन बुक और तगड़े रेट से बढ़ गई और ये लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर पाए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी लोन बुक बढ़ाने का। तो यहाँ पर इनका 44% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आता है और यहाँ पर हमें 30% के आसपास का इंक्रीज भी देखने को मिला। ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम इनके टोटल पार्टनर्स के बारे में बात करें तो इनके पास 16 पार्टनर्स हैं जो इनके साथ ये को लेंडिंग या ऑफ बुक लेंडिंग करने का काम करते हैं। ये चीज भी हमने समझ ली। इसके बाद एक और चीज समझ लेते हैं। इन्होंने आज से कुछ टाइम मतलब आज से 1 या 2 क्वार्टर पहले इन्होंने एक कंपनी एक्वायर किया था जिससे ये एम्बेडेड फाइनेंसिंग वाले स्पेस में एंट्री मार रहे थे। अब एम्बेडेड फाइनेंसिंग क्या है ये भी थोड़ा चीज समझ लेते हैं। तो जैसे आपके घर के पास वाला जो किराने वाला है, अब उसको लोन का रिक्वायरमेंट होगा तो उसके पास तो कोई बहुत ज्यादा पेपर्स है नहीं, उसके पास कोई बहुत ज्यादा क्रेडिट हिस्ट्री है नहीं, उसके पास कोई अच्छा क्रेडिट स्कोर है नहीं, तो वो कहां से लोन लेगा? तो यूग्रो कहता है कि भाई आपके पेटीएम पे या आपके बैंक में मेरे को रोज दिख रहा है कि आपके 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए करके रोज आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आ रहा है। तो मैं आपको इस बेसिस पे कि भाई आपका रेगुलर कैश फ्लो बन रहा है, आप रोज 10,000 रुपए का सेल कर देते हो, इस बेसिस पे मैं आपको एक सर्टेन लिमिट दूंगा। सपोज यूग्रो ने 1 लाख रुपए की लिमिट दे दी, तो आपको अब वर्किंग कैपिटल के लिए, सपोज आपको दिवाली के टाइम पे ज्यादा सामान भरना है, ज्यादा सामान स्टॉक करना है, उसके लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपनी उस लिमिट को यूटिलाइज कर सकते हो, उस लिमिट से आप पैसा निकाल सकते हो और उससे आप सामान खरीद सकते हो और अपना स्टॉक कर सकते हो। उसके बाद आप जो आपने पैसा उधार लिया है उसको या तो आप लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट कर लो कि भाई आप उसको 1 साल में चुका दो, या आप उसको 10 दिन में चुका दो, 15 दिन में चुका दो, आपको 15 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। दैट इज एम्बेडेड फाइनेंसिंग, कि आप इस बेसिस पे एक सामने वाले बंदे को पैसा दे रहे हो कि इसके पास कैश फ्लो है, इसके रोज खाते में 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए करके 100 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो ये 2,500 रुपए दिन की सेल कर रहा है।
इस बेसिस पे आप उस बंदे को लोन दे रहे हो, दैट इज एम्बेडेड फाइनेंसिंग। ये चीज भी हमने समझ ली। यहाँ पर भी इन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया था और अच्छा ग्रोथ पिकअप हमें देखने को मिल रहा है। कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एयूएम तो नहीं बना, बट हाँ ग्रोथ अच्छा आ रहा है क्योंकि बेस छोटा है। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। अगर हम इसके टोटल एयूएम के बारे में बात करें तो 300 करोड़ रुपए के आसपास का इसका एयूएम बन गया, मतलब टोटल 3% के आसपास का एयूएम कॉन्ट्रीब्यूशन इससे आ रहा है। तो 3% देखने में तो आज छोटा लग रहा है, बट जिस पेस पे ये लोग बढ़ रहे हैं ये बहुत अच्छा है और ये आगे चल के सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एयूएम भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस चीज के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। चलिए ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम देखें, इनका रन रेट भी चल रहा है 150 से 200 करोड़ रुपए महीने का। तो 200 करोड़ रुपए महीने के रन रेट से तो आप बहुत अच्छा ग्रोथ निकाल सकते हो। ये चीज भी हमें समझना है। अब देखो एक और चीज समझो, ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म टेन्योर के लोन्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने आज सपोज एक आदमी को 10 लाख रुपए का लोन कर दिया तो वो आपको 5 साल में चुका रहा है। ये बहुत क्विक सर्विस लोन्स है। यहाँ पर आपको डिस्बर्समेंट बहुत तेज रखना पड़ेगा। हो सकता है वो दुकानदार ने 10 दिन के लिए लोन दिया हो, 1 महीने के लिए लोन लिया हो, 6 महीने के लिए लोन लिया हो, तो यहाँ पर डिस्बर्समेंट का जितना रेट होगा उतना ही ज्यादा आपका एयूएम का ग्रोथ रेट होगा। इस चीज के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। चलिए ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी स्टिल एट 96%। अब देखो यहाँ पर यही ट्रिगर होने वाला है इस कंपनी के लिए। अगर आप देखोगे इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस कुछ खास रह नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस मूवमेंट। और ये हुआ क्यों है, क्योंकि पिछले अगर हम 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर देखें तो इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो नीचे आ गई है। जैसे बाकी सारे माइक्रो फाइनेंस में तो एसेट क्वालिटी का भी प्रॉब्लम आ रहा है, उनकी तो एसेट क्वालिटी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर एसेट क्वालिटी उतनी खराब तो नहीं हुई, बट इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी नीचे आ गई। जो एनबीएफसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 98-99% के कलेक्शन एफिशिएंसी पे पहुंच गया था, वो गिर के अभी 96% आ गई है। तो इसमें तो अगर आपको ट्रिगर ढूंढना है ना, तो बहुत बेसिक सिंपल सा ट्रिगर है कि जिस दिन इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी वापस 96% से ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएगी, ये कंपनी वापस रिवर्सल पे आ जाएगी। ये चीज भी हमने समझ ली। चलिए अगर इनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और यील्ड्स के बारे में बात करें तो दोनों स्टेबल रहा। तो कोई आपके जो स्प्रेड्स हैं उसमें भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, वो भी स्टेबल ही रहे। अगर हम इनकी क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट इनका घट गया, एक और अच्छा साइन। क्रेडिट कॉस्ट घटने का मतलब क्या है, आपके आगे चल की जो एसेट क्वालिटी है वो और अच्छी होने वाली है। क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, प्रोविजंस डिवाइडेड बाय टोटल एयूएम। तो अगर आपकी क्रेडिट कॉस्ट नीचे आ रही है मतलब आपको कम प्रोवाइड करना पड़ रहा है, मतलब आपके आगे आने वाली जो एसेट क्वालिटी है वो अच्छी होने वाली है। तो इनकी क्रेडिट कॉस्ट गिर गई फ्रॉम 1.8% टू 1.6% ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिली। अब इसके अलावा इस कंपनी का एक गाइडेंस हुआ करता था कि अपने आरओए को 4% के आसपास ले जाएंगे, और इसके लिए इनका एक बहुत क्लियर कट प्लान भी था। तो अभी मैनेजमेंट ने इस बार की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में वो स्लाइड तो रखी है 4% वाली, बट उसकी टाइमलाइन हटा दी है। पहले ये लोग कहा करते थे कि हम FY24 को एज अ बेस ईयर लेके अगले 8 क्वार्टर में, मतलब FY26 एंड होने तक हम ये 4% के आरओए का मार्क टच कर लेंगे। बट इस बार उन्होंने वो चीज हटा दी है। तो इसके बारे में हमें कॉन कॉल में बात करनी पड़ेगी मैनेजमेंट से कि भाई आपका क्या कोई टाइमलाइन चेंज हुआ है क्या आप अपनी गाइडेंस को और आगे एक्सटेंड कर रहे हो क्या, कि भाई 8 क्वार्टर की बजाय हमें 10 क्वार्टर लग जाएंगे या 12 क्वार्टर लग जाएंगे, आप ऐसा कुछ करने वाले हो क्या। तो वो चीज हमें वहां से पता चलेगी। बट मोर और लेस अभी भी मैनेजमेंट के दिमाग में यही है कि हमें 4% के आरओए पे पहुंचना है। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है इस कंपनी के लिए। इस चीज के बारे में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, ये आप 4% के आरओए पे पहुंचोगे कैसे। आज आप लगभग 2% के आरओए पे हो, 2 से 4 का जर्नी कैसे रहेगी। देखो कुछ तो इंटरेस्ट रेट कट्स आएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे जाने की वजह से आपके थोड़े से जो निम्स हैं वो एक्सपैंड होंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो आपका आरओए इंक्रीज होगा। सेकंड चीज क्या है, आप थोड़ी सी यील्ड बढ़ाओगे तो आप कस्टमर से चार्ज ज्यादा कर पाओगे, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, इसकी वजह से भी आपकी थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे अगर हम देखें इनका कॉस्ट टू इनकम लगातार नीचे आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने जो एक्सपेंशन वाला काम था ना, मोटा एक्सपेंशन वाला, मोटा खर्चे वाला काम, वो कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। तो अब यहां से इस जो प्लेटफॉर्म बन गया, जो बेस बन गया, इसके ऊपर इसको लेवरेज करके आगे बढ़ेंगे। तो इसकी वजह से इनका जो कॉस्ट टू इनकम है वो भी धीरे धीरे नीचे आएगा। तो वहां से भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा मार्जिन में। तो इस तरीके से ये लोग अपने 4% के आरओए पे पहुंचना चाह रहे हैं। और अगर हम बिल्कुल बेसिक दिमाग लगाएं, अगर ये लोग 4% के आरओए पे पहुंच जाते हैं तो इनका आरओई भी डबल हो जाएगा। इनका आरओई डबल होकर पहुंच जाएगा 18-19% के आसपास का। तो इनका आज 8-9 का आरओई जो है वो 19-20% के आसपास का पहुंच रहा है। तो कंपनी अच्छे आरओई के लिए गाइडेंस दे रहा है, जो एक अच्छी बात है। ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इनका एयूएम सेगमेंटेशन देखने जाएं तो 27% आता है हमारे सिक्योर्ड बिजनेस लोन से, 30% आता है बिजनेस लोन से। अब ये दो अलग अलग कैसे हैं ये समझते हैं। ये जो 27 सिक्योर्ड बिजनेस लोन है, इसमें तो कोई ना कोई कोलैटरल बैक कर रखा है, मतलब कंपनी ने या तो उसकी जो कमर्शियल दुकान है उसको
कोलैटरल के तौर पे रख रखा है, या उसका जो रहने वाला घर है उसको कोलैटरल के तौर पे रख रखा है, मतलब कोई ना कोई पीछे सिक्योरिटी है। वहीं ये जो 30% बिजनेस लोन है, दीज आर कंप्लीटली अनसिक्योर्ड, बट इसके लिए कंपनी ने क्या कर रखा है, इसके लिए कंपनी ने इंश्योरेंस ले रखा है कि भाई अगर ये वाला लोन खराब होगा तो हमें इंश्योरेंस से इसका पैसा मिल जाएगा, इसका एक प्रीमियम भर के एक पैसा मिल जाएगा, जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस में करते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज कंपनी ने कर रखा है। बट एक और चीज ध्यान रखना पड़ेगा, इंश्योरेंस डजंट मीन कि अब आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। पहले तो आपने प्रीमियम के ऊपर खर्चा किया। सेकंड चीज, अगर आज आप सपोज आज आपका कोई 100 करोड़ का लोन खराब हो जाता है और आप उसको इंश्योरेंस के पास जाते हो कि भाई मेरे को 100 करोड़ रुपए रिम्बर्स कर दो, तो इंश्योरेंस आपको अगले ही दिन ऐसा नहीं होगा कि आपके घर के बाहर खड़ा होगा कि भाई ये लो 100 करोड़ रुपए का चेक और आप अपना पैसा वापस ले लो। उसके लिए भी टाइम लगेगा, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। उस टाइम आपकी वो कैपिटल स्टक हो जाएगा और आपको उसके लिए प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस से आप अपने आप को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट एनपीए नहीं होना इज द बेस्ट सिचुएशन यू कैन हैव। इस बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 12% आता है हमारा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से, 14% आता है मशीनरी लोन से और 3% आता है हमारा एम्बेडेड फाइनेंस से, और उसके अलावा 14% आता है हमारा अदर्स वाले सेगमेंट से। अब ये एम्बेडेड फाइनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश है, इसका देखना पड़ेगा कि ये आगे किस तरीके से चल रहा है। ये चीज भी हमने देख ली। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 201 ब्रांचेस हैं इन द इमर्जिंग मार्केट, और उसमें इन्होंने 14 ब्रांचेस ऐड करी इसी क्वार्टर में। 14 ब्रांचेस ऐड करके 201 के नंबर पे लोग पहुंच गए। अगर टोटल ब्रांचेस के बारे में बात करें तो 224 है। अब इनके ब्रांच एक्सपेंशन के गाइडेंस के बारे में बात करें तो कंपनी कहता है कि हम FY26 तक हम अपने ब्रांच काउंट को ले जाएंगे 400 ब्रांचेस तक। तो मतलब ये अपनी इमर्जिंग मार्केट की ब्रांचेस को डबल कर रहे हैं इन नेक्स्ट 1 ईयर। अगले 4 क्वार्टर में कंपनी अपनी ब्रांच नेटवर्क को डबल कर देगा। तो ये कितना जबरदस्त गाइडेंस है, मतलब बहुत बेहतरीन काम कर रहा है अभी तक तो ये कंपनी। अब आ जाते हैं, फाइनली बात कर लेते हैं इनकी थोड़ी सी एसेट क्वालिटी की। अगर हम एसेट क्वालिटी देखने जाएं तो इनके एसेट क्वालिटी में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल 10 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंक्रीज आया, बट उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। बिजनेस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर इनका अभी भी आप ग्रॉस एनपीए देखोगे तो 2.1% के आसपास इनका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 1.5% के आसपास का है। तो देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई बहुत मैसिव इंक्रीज इन ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें इनके स्लिपेज रेशो अभी भी कंट्रोल में है, और हमें क्रेडिट कॉस्ट, जैसे हमने पहले समझा था कि क्रेडिट कॉस्ट हमें नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इनकी एसेट क्वालिटी के टर्म्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। थोड़ी सी कलेक्शन एफिशिएंसी और अपनी अच्छी कर लें तो यहाँ पर काम बन जाएगा। और ये जो अपना जो इन्होंने जैसे आज इनका शायद 3:30 बजे के आसपास का कॉन कॉल है, तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। उसमें हमें पता चल जाए कि भाई मैनेजमेंट अपने गाइडेंस को चेंज नहीं कर रहा, गाइडेंस की टाइमलाइन को चेंज नहीं कर रहा कि भाई वो FY26 में कह रहे थे कि हम अपने 4% के आरओए के मार्क को टच कर लेंगे, हम अपने 18% 16% से ज्यादा या 18% से ज्यादा के आरओई को टच कर लेंगे। वो सारी चीजें अगर मैनेजमेंट मेंटेन करके चलता है, 30% का इस बार भी गाइडेंस दे देता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी बन के रह जाएगा। और उसके बाद अच्छा चलो फाइनली नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम टोटल इनकम के बारे में बात करें, टोटल इनकम वेंट अप बाय 38% ओवर अ YoY लेवल विद अ नेट टोटल इनकम वेंट अप बाय 34% ओवर YoY लेवल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 24% के आसपास का हमें इंक्रीज देखने को मिला, और पैट इंक्रीज ऑफ 15% ओवर YoY लेवल। तो यहाँ तक भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम देखें तो अगर देखो बहुत ज्यादा पिन पॉइंट करने के बारे में हम बात करें ना, तो पैट इनका सिर्फ 15% से बढ़ा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके प्रोविजंस बढ़ गए, प्रोविजंस ओवर YoY लेवल बढ़ गए। बट एक चीज समझने की है, आपको ट्रेंड देखना है अभी का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे प्रोविजंस कम हुए ना, आपका क्रेडिट कॉस्ट कम हुई ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, तो ठीक है, वो आगे चल के वो चीज भी ठीक हो जाएगी। आपका ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने लग जाएगा, आपका पैट का ग्रोथ आपकी टोटल इनकम की या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ से ज्यादा आ जाएगा। तो अभी इस पे दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में तो कंपनी ने एक अच्छा ही रिजल्ट शो किया है, ये चीज हम बोल सकते हैं। ठीक है जी। अगर इनके आरओए के बारे में बात करें तो 2% का इनका आरओए है और 8.4% का इनका आरओई है। अभी थोड़ा सा डिप हमें देखने को मिला है आरओई में, बट अगर मैनेजमेंट आगे के लिए सारी चीजें ठीक रखता है तो ये भी कोई बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात नहीं है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी वैल्यूएशन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो आज के दिन ये कंपनी आपको 1 टाइम प्राइस टू बुक से भी नीचे देखने को मिल रही है। तो 1 टाइम प्राइस टू बुक से नीचे एक ऐसा कंपनी देखने को मिल रहा है जो 30% से ज्यादा अपनी AUM को बढ़ा रहा है, अपने आरओई का गाइडेंस अपवर्ड दे रहा है, आरओए का गाइडेंस ऊपर की तरफ दे रहा है, अपने आरओई आरओए को डबल करने के बारे में बात कर रहा है,
एक एक अच्छा सेगमेंट लेके आ रहा है, ऑलमोस्ट सिक्योर्ड है, कोई बहुत ज्यादा इनकी एसेट क्वालिटी में भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने इस खराब एनवायरनमेंट में देखो, जितने भी हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी देखो, जैसे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, वो तो घाटा ही कर गया। जो आपका अरमान फाइनेंस का भी घाटा तो नहीं किया, बट हाँ रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, वहां पर भी एसेट क्वालिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। या और कोई भी आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी उठा के देख लो, जैसे अभी हमने कल के वीडियो में ही बात करी थी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो उनका भी हालत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि इनके माइक्रो फाइनेंस वाले लोन्स में बैंड बच गई है। तो इस कंपनी के साथ वो चीज नहीं हो रही है, अपनी अभी भी एसेट क्वालिटी को अच्छा मेंटेन करके चल रहा है, अभी भी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहा है। तो आपको वन टाइम प्राइस टू बुक से भी कम में एक ऐसा कंपनी देखने को मिल रहा है जो अपनी जो एयूएम है उसको 30% से बढ़ा रहा है, अपने आरओए को डबल कर रहा है, अपने आरओई को डबल करने की बात कर रहा है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो एक अच्छे वैल्यूएशन पे अभी भी कंपनी अवेलेबल है। बाकी दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। उसके अलावा एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, इस कंपनी के लिए फाइनल एक चीज और बात कर लेते हैं, दैट इज कंपनी का लेवरेज। तो ये इन लोगों ने बाहर से एफआईआई से काफी सारा पैसा लिया, जिससे अपने इक्विटी बेस बड़ा कर लिया। तो आज देखो कि आज इस कंपनी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं है, ये सिर्फ 3x लेवरेज है। तो इनके पास स्कोप ऑफ लेवरेज भी बहुत है। तो एक एक एनबीएफसी कंपनी 7 to 8 टाइम्स लेवरेज तक जा सकता है। तो अगर इनको अपना आरओई बूस्ट करना है ना, तो ये अपने आरओई को बूस्ट कर सकते हैं ज्यादा लेवरेज लेके भी। तो अभी इनके पास ऐसा नहीं है कि ये लोग फुल्ली लेवरेज हो चुके हैं और एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां पर ये ग्रोथ के लिए तड़प रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन भी अंडर कंट्रोल है। तो ये सारी भी चीजें इनके साथ अच्छी हमें होती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी ह्यूग्रो कैपिटल के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। अगर इनके मार्केट कैप से शुरुआत करें तो 93,000 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मार्केट कैप है। अगर हम लोन बुक ग्रोथ के बारे में बात करें तो 10% का लोन बुक ग्रोथ आया और डिपॉजिट ग्रोथ आया 9.7% का, तो वो भी 10% ही मान लो। तो 10% का लोन बुक ग्रोथ, 10% का डिपॉजिट ग्रोथ। अब ये कहने को तो ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन कर सकते हो, क्योंकि आपका जो डिपॉजिट ग्रोथ है और लोन बुक ग्रोथ है वो बहुत सिमिलर है, बहुत आसपास चल रहा है। तो इसलिए आपको लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट 10% का कोई ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है। जो हमारा सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है, जैसे अगर इनके लोन बुक साइज के बारे में बात करें तो 2,40,000 करोड़ रुपीस के आसपास इनका लोन बुक है। और वहीं देश के सबसे बड़े पीएसयू बैंक के बारे में बात करें, एसबीआई के बारे में बात करें, तो 36 लाख करोड़ रुपए के आसपास का उनका लोन बुक है। तो उनका लोन बुक आपसे 18 गुना बड़ा है, 18 टाइम्स बड़ा है। उसके बाद भी वो लोग 15% पे ग्रो कर रहे हैं, आप सिर्फ 10% का ग्रोथ लेके आ रहे हो। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, आप छोटा कंपनी क्यों खरीदते हो? आज एसबीआई के बारे में बात करें तो 8 लाख करोड़ रुपए के आस 8-9 लाख करोड़ रुपए के आसपास उनका मार्केट कैप होगा। तो आप 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप के बदले ये 93,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप का कंपनी क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई ये जो छोटा कंपनी है ये ज्यादा ग्रोथ देगा, अगर ये ग्रोथ ज्यादा देगा तो इसका ईपीएस ज्यादा पेस पे बढ़ेगा, इसका ईपीएस ज्यादा पेस पे बढ़ेगा, तो एज अ शेयर होल्डर मेरी कमाई ज्यादा बढ़ेगी। एंड ऑफ द डे तो हमें अपनी कमाई से ही मतलब है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। बट यहां पर ऐसा हो ही नहीं रहा। जो एसबीआई है वो ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है, जबकि उसका बेस इनसे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, इस चीज से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, इनका ईपीएस ग्रोथ अभी भी आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि अपनी एसेट क्वालिटी सुधार रहे जा रहे हैं, जो है वो हमें बाकी सारे पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल रहा था। बट हमें ये चीज याद रखनी है कि आप कितने दिन और आपको मिल जाएंगे जिससे आप अपनी एसेट क्वालिटी सुधार के ही अपने ईपीएस में ग्रोथ लेके आ पाओगे। एंड ऑफ द डे आपको लोन बुक ग्रोथ तो लेके आना ही पड़ेगा, और ये पीएसयू बैंक्स में, ज्यादातर पीएसयू बैंक्स में ये चीज मिसिंग है। आप मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वीडियो जाके देखना, वो इकलौता ऐसा बैंक है जो अच्छे रेट पे ग्रो कर रहा है। उसकी लोन बुक शायद 20 to 23% के आसपास से बढ़ रही है, वो एक अच्छा बैंक है। अगर पीएसयू सेगमेंट के बारे में बात करें, बाकी सारे तो एसबीआई से कम पेस पे ग्रो कर रहे हैं। चलिए, इनके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अगर इनके कासा रेशो के बारे में बात करें तो इनका कासा रेशो इंप्रूव किया ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, और अब 43.37% के आसपास पहुंच गया है। तो ठीक है, हमें रिवर्सल इन कासा देखने को मिल रहा है, एक अच्छी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। अगर हम बात करें इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स और यील्ड के बारे में बात करें तो दोनों प्रोपोर्शनेटली बढ़ गए। 20 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का हमें इंक्रीज देखने को मिला कॉस्ट ऑफ फंड्स में, और उतना ही इंक्रीज आ गया यील्ड्स में। तो आपको कोई कंप्रेशन, मार्जिन कंप्रेशन नहीं देखने को मिला। आपके निम्स भी मोर और लेस स्टेबल ही थे, और आपका स्प्रेड भी मोर और लेस स्टेबल ही है। अगर इनके आरओए के बारे में बात करें तो इनका आरओए इंप्रूव हो गया फ्रॉम 0.86% to 0.93%। अपवर्ड ट्रेंडिंग है, अच्छी चीज है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है ओवर वाईओवाई लेवल। अब इनका थोड़ा सा लोन बुक सेगमेंटेशन देख लेते हैं। अब इस बैंक का 8% के आसपास का तो लोन बुक आता है हमारे ओवरसीज से, मतलब इंडिया के बाहर जो इन्होंने ब्रांचेस खोल रखी हैं, इंटरनेशनल ब्रांचेस जो खोल रखी हैं, वहां से 8% के आसपास का आपका लोन बुक आती है। बट ठीक है, उसको छोड़ो, उसमें कोई बहुत ज्यादा कलाकारी है नहीं। जो 92% डोमेस्टिक लोन बुक है उसमें देखते हैं किस तरीके का इन्होंने कहानी करी। अगर हम देखें, रिटेल
27% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है, 26% के आसपास का ग्रोथ आया। एग्रीकल्चरल 31% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है, 35% के आसपास का ग्रोथ आया। एमएसएमई 20% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है, 6% के आसपास का ग्रोथ आया। और जो बचा हुआ 22% है वो है हमारे कॉर्पोरेट लोन्स, और वहां पर हमें डी ग्रोथ देखने को मिला 17% का। तो जो बाकी रैम वाला पोर्शन ने अच्छा किया, रैम इज रिटेल, एग्रीकल्चरल एंड एमएसएमई, वहां पर अच्छा ग्रोथ आया, वो सारा का सारा ठंडा हो गया आपके कॉर्पोरेट सेगमेंट की ग्रोथ की वजह से, क्योंकि वो तो 16% के आसपास से गिर गया। ये चीज भी हमने देख ली। अगर इनका रिटेल वर्सेस रैम वर्सेस कॉर्पोरेट का स्प्लिट देखें तो रैम कॉन्ट्रीब्यूट 70% और कॉर्पोरेट्स आपका 22% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आता है। तो मतलब कितना हो गया, 78 और 22% के आसपास का इनका स्प्लिट है। ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम बात करें इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में, तो इनकी एसेट क्वालिटी सुधर गई। अब देखो, इनकी सुधरी हुई एसेट क्वालिटी की वजह से इनका ईपीएस ग्रोथ भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इनका ग्रॉस एनपीए 3.9% से गिर के 2.5% आ गया, नेट एनपीए 0.6% से 0.4% आ गया, और स्लिपेजेस भी अंडर कंट्रोल है। और जो इनका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट था, जो एमएसएमई वाला सेगमेंट था, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही एसेट क्वालिटी में। तो अपनी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन करके चल रहे हैं और उसको इंप्रूव भी करे जा रहे हैं। बट पॉइंट ये है, आपका लोन बुक में अगर ग्रोथ नहीं आएगा तो आपका शेयर प्राइस में भी ग्रोथ नहीं आएगा। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद एक और चीज देख लेते हैं। अगर इनके लेवरेज के बारे में बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट वही 14 टाइम्स 15 टाइम्स लेवरेज के आसपास घूम रहे हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट फुल्ली लेवरेज के आसपास ही घूम रहे हैं। अब इन सारे देखो, जितने भी आप पीएसयू बैंक्स देखोगे ना, ज्यादातर में आपको देखने को मिलेगा कि 95% से ज्यादा की होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ेगा, या इसमें नया फंड इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, इसमें अपना इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्यूआईपी करना पड़ेगा, और उसमें नया जो कैपिटल आएगा उससे ये लोग आगे के लिए ग्रोथ कर पाएंगे। इस चीज के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये चीज भी हमने समझ ली। अगर इनके ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो इन्होंने 53 नई ब्रांचेस ऐड करी इस क्वार्टर में, और इनका टोटल ब्रांच काउंट पहुंच गया 3322, 3322 के आसपास। इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 16%, total income went up by 11.5%, operating profit was up 27%, and the PAT was up 21% over a YOY level. तो 21% के आसपास का पार्ट में ग्रोथ आ गया। और ये 21% का पार्ट में ग्रोथ क्यों आया, क्योंकि आपकी जो एसेट क्वालिटी थी वो थोड़ी सी सुधर गई, इसकी वजह से आपको ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल रहा है। बट कुछ टाइम बाद जब आपकी एसेट क्वालिटी और सुधरना बंद हो जाएगी, जब आपकी एसेट क्वालिटी एकदम प्रिस्टीन लेवल पे पहुंच जाएगी, अब आप देखो, आप 0.4% के नेट एनपीए से ज्यादा क्या इंप्रूव करोगे, 0.4 को 0.2 ले जाओगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। आप 2.5% के ग्रॉस एनपीए को क्या करोगे, 1.5% कर लोगे, उससे ज्यादा नीचे तो आप नहीं जा सकते ना। कुछ तो एनपीए रहेगा ही ना कहीं तो कोई ना कोई तो आपका लोन खराब होगा ही ना। तो इससे ज्यादा तो इंप्रूव नहीं कर सकते। उस दिन क्या करोगे, उस दिन आपका पैट का ग्रोथ बराबर हो जाएगा आपकी लोन बुक की ग्रोथ से। तो यहां पर हमें वो कंपनी ढूंढना है जिसका लोन बुक का ग्रोथ भी आ रहा हो, जिसका पैट का ग्रोथ भी आ रहा हो। तो यहां पर पैट का ग्रोथ अभी तो आ रहा है, बट ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सस्टेनेबल नहीं है। इसका पैट का ग्रोथ मैच कर जाएगा इसकी लोन बुक की ग्रोथ से। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारी अगली कंपनी के ऊपर। अगली कंपनी का नाम है एसबीएफसी फाइनेंस, एक और छोटा सा एनबीएफसी कंपनी। इनका देख लेते हैं क्या हाल है। अगर इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 9600 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मार्केट कैप है। एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें 30% के आसपास का इन्होंने एयूएम ग्रोथ दिखाया, और डिसबर्समेंट के बारे में बात करें तो -2% था ओवर अ वाईओवाई लेवल। चलिए इनके एयूएम साइज के बारे में बात करें तो 8150 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका एयूएम पहुंच गया। अब इनके गाइडेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल का गाइडेंस देके चलता है। तो कंपनी कहता है कि ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट 2 से 3 साल, हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 6 to 7% के आसपास का ग्रोथ लेके आ सकते हैं। अगर इसी रेट को आप एनुअलाइज करो भाई, 6-7% को अगर हम एनुअलाइज करें, दैट कम्स अराउंड 20 to 30% के आसपास, 28 to 30% के आसपास का एनुअलाइज्ड बेसिस पे ग्रोथ। तो कंपनी अपनी ग्रोथ पे जो डिलीवर कर रहा है वहां पर तो हमें कोई दिक्कत हमें आती हुई देखने को मिल नहीं रही। चलिए ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम देखें इनका कौन से क्या नेचर का ये लोग लोन देते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये लोग एमएसएमई फोकस्ड लोन करते हैं, वही जो यूग्रो कैपिटल किया करता था, सेम लोन ये भी कर रहा है। उस थोड़ा बहुत डिफरेंस ये है कि यहाँ पर टिकट साइज का फर्क है, वो थोड़ा ज्यादा टिकट साइज का भी लोन कर देते हैं, ये लोग उतने ज्यादा टिकट साइज का लोन नहीं करते। इनका टिकट साइज रहता है बिटवीन 5 लाख to 30 लाख रुपीज के आसपास। ये चीज भी हमने समझ ली। इनका अगर हम देखें तो इनका 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंस है, विद अ ब्रांच नेटवर्क ऑफ
697 ब्रांचेस, ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम इनका लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाएं तो 83% आर सिक्योर्ड एमएसएमई लोन, 16% आर लोन अगेंस्ट गोल्ड एंड रिमेनिंग 1% अदर लोन में चला जाता है। तो यूग्रो कैपिटल से इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफरेंट है कि इनका मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स कम फ्रॉम द एमएसएमई मार्केट, और एमएसएमई में भी 100% सिक्योर्ड कर रहे हैं। तो मतलब कोई ना कोई कोलैटरल बैक्ड है, या तो उसका घर उसने गिरवी रख रखा है, या उसका उसने जो आपका शॉप है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसने वो उसको एज अ कोलैटरल रख रखा है, उसके बाद ही उसको लोन मिला है। यूग्रो कैपिटल के केस में 30% एक वो वाला भी सेगमेंट था जहां पर उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा था, क्योंकि वो लोग अनसिक्योर्ड लेंडिंग भी कर रहे थे। तो ये लोग सिर्फ सिक्योर्ड लेंडिंग कर रहे हैं, और गोल्ड से ज्यादा सिक्योर्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऑलमोस्ट इनकी 99% ऑफ द बुक इज कंप्लीटली सिक्योर्ड, कुछ ना कुछ इनके पास कोलैटरल रखा हुआ है उस बुक के लिए। ये चीज भी हमने देख ली। अब अगर हम बात करें इनका, इसमें से 21% के आसपास का लोन बुक वही ऑफ बुक वाला है जो हमने यूग्रो कैपिटल के केस में समझा था कि भाई जो किसी बड़े बैंक या एनबीएफसी के साथ मिलकर ये लोग लोन करते हैं। अब इनके देखने जाएं तो इनका जो 94% ऑफ द एयूएम है इज सिक्योर्ड बाय सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी, और इसके साथ एक ना एक को बोरोवर भी ये लोग अटैच करके रखते हैं। तो ठीक है, मोर और लेस इतनी देर में कहानी यही है कि ये लोग अपना ज्यादातर लोन्स को सिक्योर करके रखते हैं किसी ना किसी चीज के साथ, चाहे वो सोने के साथ हो, चाहे उसकी रेजिडेंशियल घर के साथ हो, मकान के साथ हो, फ्लैट के साथ हो, या दुकान के साथ हो, कुछ ना कुछ इनके पास पीछे पड़ा हुआ है। ये चीज भी हमने देख ली। उसके बाद अगर हम इनके लोन टू वैल्यू रेशो के बारे में बात करें तो 42% के आसपास का है। तो बहुत बढ़िया रेशो है ये। देखो इसका मतलब क्या होता है कि सपोज किसी ने अपना 1 करोड़ रुपए का घर गिरवी रखा, तो उसके बदले ये लोग 41 लाख रुपीस ही उनको पे करते हैं। तो इनके पास एक बहुत बड़ा मार्जिन बच जाता है, और ये मार्जिन जरूरी क्यों है ये भी समझते हैं। तो सपोज आपने उस घर की वैल्यू लगाई 1 करोड़ रुपया, बट आपको वैल्यू लगाने में हो गई गलती। अब उस घर की एक्चुअल वैल्यू थी 60 लाख रुपए, तो आपने 60 लाख रुपए का लोन कर दिया, और उस घर की वैल्यू भी 60 लाख रुपए थी, तो आपने 100% अमाउंट का लोन कर दिया। तो ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है। तो जिस कंपनी का एलटीवी जितना रीजनेबल रेंज में है, देखो आप 5% एलटीवी पे तो लोन नहीं कर सकते ना, तो जितना आप सिक्योर करना चाह रहे हो, जितना आप प्रोटेक्शन लेना चाह रहे हो, जितना मार्जिन आप बनाना चाह रहे हो, उतना अच्छा है। तो कोई कंपनी 60% पे कर देती है, कोई कंपनी 50% पे कर देती है, ये कंपनी 42% पे कर रही है। तो यहाँ पर भी कोई हमें दिक्कत देखने को मिल नहीं रहा। अगर इनके एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो इनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हुई। इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ गया फ्रॉम 2.4% टू 2.7%, नेट एनपीए फ्रॉम 3.6% टू 1.3% टू 1.7% ओवर वाईओवाई लेवल। उसके बाद इनकी 1+ डीपीडी बकेट्स में भी हमें राइज देखने को मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, ये काफी बड़े बड़े जंप है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 1+ डीपीडी वाले में, 1+ डीपीडी का मतलब क्या है? वो कस्टमर जिसने अपनी पहली ईएमआई मिस कर दी है। अब जिसने पहली ईएमआई मिस कर दी तो 1+ डीपीडी में चला जाएगा, एक और कर दी, उसके बाद 2+ डीपीडी में चला जाएगा, उसके बाद वो अगर तीसरी भी मिस कर देता है तो वो हमारा बन जाता है ग्रॉस एनपीए। तो हमें 1+ डीपीडी से ट्रैक करना पड़ेगा। तो 1+ डीपीडी वाली जो बास्केट है या बकेट है, वहां पर हमें एक स्टीप इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये हम कंसिडर करेंगे कि इन्होंने थोड़ा सा एसेट क्वालिटी के टर्म्स में अपनी क्वालिटी खराब करी है। इस चीज के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। चलिए मोटा मोटी ये तो हमने बात कर ली। उसके बाद अगर हम बात करें इनके आरओए के बारे में, तो आरओए इनका स्टेबल रहा 4.5% के आसपास का, और इनका टोटल इनकम वेंट अप बाय 26%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 40% एंड अ पार्ट इंक्रीज ऑफ 38%। अब देखो एक चीज समझो यहां पर हुआ क्या। तो कंपनी ने कहा कि हमारी एसेट क्वालिटी खराब हुई, उसके बाद भी जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और पैट है वो सेम रेट पे बढ़ रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है जब आपने उस खराब हुई एसेट क्वालिटी के लिए प्रोविजन नहीं बनाया? प्रोविजन क्या है? प्रोविजन वो पैसा है जो आज के दिन आप अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकालते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकाल के साइड रखते हो आगे होने वाले खराब लोन के लिए। तो आपको लग रहा है कि भाई मेरी 1+ डीपीडी बकेट्स बढ़ रही है, मेरा ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है, तो आप ज्यादा प्रोवाइड करके रखोगे। अगर आप ज्यादा प्रोवाइड करके रखोगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, तो इसलिए आपका पैट भी कम आएगा। इस बारे में हमें ध्यान रखना है। बट इस कंपनी ने ऐसा नहीं किया, इस कंपनी ने अपने प्रोविजन नहीं बढ़ाए, इसीलिए इनका प्रोविजन कवरेज रेशो कम आ गया। तो जो पहले इनका 43% के आसपास का प्रोविजन कवरेज रेशो था, वो गिर के अब 40% के आसपास का ही रह गया। अब ये हमें थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म में पता चलेगा, या मैनेजमेंट के साथ बात करके पता चलेगा कि भाई ये कितना सीरियस सिचुएशन बन सकता है। क्या ये जो इन्होंने प्रोविजंस नहीं बढ़ाए हैं और जबरदस्ती पैट ज्यादा दिखाया है, ये अच्छा साइन है या बुरा साइन है? ये तो हमें समय के साथ ही पता चलेगा, या जब मैनेजमेंट इसके ऊपर कमेंट्री देगा तब पता चलेगा। तो चलिए मोटा मोटी यही थी कहानी एसबीएफसी फाइनेंस के बारे में।
और वो सारी क्लिक करी या एक कंपनी और रह रहा होगा। हाँ, एक कंपनी और रह रहा है, बिल्कुल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रह रहा है हमारे लिए। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इनका मार्केट कैप है 43,800 करोड़ रुपीस के आसपास का। इनका अगर हम डिपॉजिट का रेट ऑफ ग्रोथ देखें तो 5.3% के आसपास का डिपॉजिट का ग्रोथ, और वहीं लोन बुक ग्रोथ देखें तो 13% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ। यही हमें प्रॉब्लम, पहले ही लाइन में प्रॉब्लम पता चल गया। अगर आपके लोन बुक के पेस ऑफ ग्रोथ में और डिपॉजिट की पेस ऑफ ग्रोथ में एक बहुत बड़ा गैप है, तो आप अपनी लोन बुक को ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस रेट पे सस्टेन नहीं कर सकते। उसकी ग्रोथ 15% या 13% जैसे इन्होंने किया ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आपका डिपॉजिट कम आ रहा है और आप लोन ज्यादा रेट पे दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप अपने लेवरेज को बढ़ाए जा रहे हो। तो लेवरेज को बढ़ाने की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। अगर हम पीएसयू बैंक के बारे में बात करें तो वो जनरली 15, 16, 17 टाइम्स लेवरेज तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो आपका लगातार लेवरेज बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपको सस्टेनेबली ग्रो करना है और आपको अपनी लोन बुक की पेस ऑफ ग्रोथ को मेंटेन करके रखना है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको उसको फ्यूल करना पड़ेगा अपने डिपॉजिट की पेस ऑफ ग्रोथ से। आपको 13%, 14% के डिपॉजिट्स भी लेके आने पड़ेंगे, तभी आपकी बात बनेगी। और अगर हम सिर्फ 13% लोन बुक ग्रोथ का भी फिगर देखें तो वो भी कोई खास नहीं है। वही पुराना वाला लॉजिक आईओबी की केस में जो हमने देखा था कि एसबीआई अपनी लोन बुक को ग्रो कर रहा है बाय 15%। तो आपका तो लोन बुक साइज उससे छोटा है ना, आपको तो अपने बेस इफेक्ट का फायदा उठाना चाहिए ना। तो आप क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हो, इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। अगर इनका लोन बुक साइज देखने जाए तो 2,70,000 करोड़ रुपीस का, तो एसबीआई से तो बहुत छोटा लोन बुक है इनका। तो इनको तो ज्यादा रेट पे ग्रो करना चाहिए था, बट ये तो उससे कम रेट का ग्रोथ लेके आ रहे हैं, सिर्फ 13% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हैं। तो यहां पर भी चीज अच्छी नहीं है। तो ना तो आपके डिपॉजिट अच्छी रेट पे बढ़े, ना आपकी लोन बुक अच्छी रेट पे बढ़ी, और आपका लेवरेज रेशो लगातार ऊपर जाते जा रहा है। अगर इनके बारे में बात करें, इनके कासा रेशो के बारे में बात करें, तो इनका कासा रेशो भी इंप्रूव किया और पहुंच गया 49% के आसपास ओवर अ वाई लेवल। अगर इनका लोन बुक सेगमेंटेशन हम देखने जाएं तो 70% तो आता है इनका रैम वाले पोर्शन से, दैट इज रिटेल, एग्रीकल्चरल एंड एमएसएमई, और वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 18% के आसपास का। और 13% आता है हमारे कॉर्पोरेट से, विच ग्रू बाय 3% ओवर अ वाई लेवल। ये चीज भी हमने देख लिया। अगर हम बात करें लोन बुक साइज के बारे में, तो 2,70,000 करोड़ रुपीस के आसपास का लोन बुक है। 30% रिटेल सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 19% एग्रीकल्चरल एंड 21% एमएसएमई लोन्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज भी देख लिया। उसके बाद अगर हम बात करें, इनका आरओई इंप्रूव किया टू 12%। तो आरओई ऊपर जा रहा है क्योंकि आपका आरओए ऊपर जा रहा है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। बट आप देखो किस कॉस्ट पे बढ़ रही है। आपका आरओई है 12.2% पे और आपका आरओए है 0.87% पे। तो अगर हम लेवरेज निकालने की कोशिश करें, देखो लेवरेज कैसे निकालोगे। अब देखो आरओई का फॉर्मूला इज आरओई इज इक्वल्स टू आरओए इनटू लेवरेज। तो अगर आपको लेवरेज निकालना है तो आपको आरओई को आरओए से डिवाइड कर देना है। तो 12.2 डिवाइडेड बाय 0.87, दिस गिव्स यू अ नंबर 14। तो ये बैंक 14 टाइम्स लेवरेज है। जैसे हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि पीएसयू बैंक्स जनरली 14, 15, 16 टाइम्स लेवरेज से ऊपर नहीं जाते, इसके बाद इनको क्यूआईपी करना पड़ता है। तो इस बैंक के लिए भी वो सिचुएशन आ चुकी है कि ये और ज्यादा उधार लेके या अपनी जो मिसमैच है, मतलब लोन बुक ग्रोथ में और डिपॉजिट की पेस ऑफ ग्रोथ में जो मिसमैच है, उसके साथ ही बहुत लंबे समय तक नहीं बढ़ सकते। अब इनको क्यूआईपी करना ही पड़ेगा, अब इनको पैसा उठाना ही पड़ेगा, इनको अपना इक्विटी बेस इंक्रीज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होल्डिंग है 98% के आसपास का होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो इनको अपनी थोड़ी सी होल्डिंग लिक्विडेट करके इसमें फ्रेश फंड इन्फ्यूजन करना ही पड़ेगा। ये चीज अब नेसेसरी हो गई है। अगर इनके ग्रॉस एनपी या नेट एनपी, मतलब बेसिकली एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें, तो इनका एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छा लेवल पे इंक्रीज हुआ, मतलब सुधरा, इंप्रूव किया। अगर इनके ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करें तो इनको ग्रॉस एनपीए इंप्रूव किया फ्रॉम 4.5% टू 3.8%। नेट एनपीए फ्रॉम 1.2% टू 0.6%, आधा हो गया नेट एनपीए। तो मतलब इन्होंने अपने प्रोविजंस को बढ़ाया और प्रोविजन कवरेज रेशो ऊंचा ले गए। तो मतलब एसेट क्वालिटी तो आपकी बहुत अच्छी होती जा रही है। मतलब आपका ट्रेंड बिल्कुल सही है, यहाँ पर तो हमें कोई कमी देखने को मिल नहीं रही है। स्लिपेजेस के बारे में बात करें तो स्लिपेजेस भी अंडर कंट्रोल है, स्लिपेजेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रहा। अच्छा जी, अब और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 12% ओवर वाई लेवल विद अ टोटल इनकम ग्रोथ ऑफ 6.5%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा सिर्फ 1.6% से, सिर्फ 1.6% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ आया। बट पैट का ग्रोथ देखोगे तो 34% का पैट का ग्रोथ आ गया। अब देखो थोड़ा सा समझते हैं। देखो ठीक है, देखो देखने में अगर आप स्क्रीनर पे जाकर रिजल्ट देखोगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो बैंक बहुत अच्छा कर रहा है, कि पीएसयू बैंक्स बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, पैट में 34% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हैं। बट नहीं है ये अच्छा ग्रोथ, आपको समझना पड़ेगा। देखो ऑपरेटिंग
प्रॉफिट आपका सिर्फ 1.6%, मोटा मोटी 2% से अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा बैलेंस शीट समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। आपका क्या है, आपका पहले इंटरेस्ट इनकम होता है, तो मतलब जो आपने लोन्स दे रखे हैं उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट कमाते हो, दैट इज इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं से पैसा उठा रहे हो ना, चाहे आप करंट अकाउंट्स उठा रहे हो, सेविंग्स अकाउंट्स उठा रहे हो, आरबीआई से ले रहे हो, दूसरे बैंक से ले रहे हो, कहीं ना कहीं से तो आप पैसा लेके आ रहे हो ना, तो उसके ऊपर आपको एक कॉस्ट पे करना पड़ता है, तो वो आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाता है। तो टोटल इंटरेस्ट अर्न माइनस टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस गिव्स यू नेट इंटरेस्ट इनकम। ये चीज हमने समझ ली। उसके बाद इसमें आप ऐड करते हो एक नंबर, दैट इज आपका टोटल अदर इनकम। अदर इनकम का क्या मतलब हो गया, जैसे आपके सपोज बैंक में बैलेंस मेंटेन नहीं रहा, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा पेनल्टी लग जाती है कि भाई बैंक वालों ने 50 रुपए काट लिए, 100 रुपए काट लिए, आपको चेकबुक देने के लिए उन्होंने 100 रुपए काट लिए, उन्होंने आपको डेबिट कार्ड भेजने के लिए 100 रुपए काट लिए, आपके एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे 500 रुपए काट लिए। तो ये सारे जो चार्जेस आते हैं ये आ जाते हैं हमारे अदर इनकम के अंदर। तो अगर आप जो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस अदर इनकम करोगे तो टोटल इनकम आएगी। तो जहां यहाँ पर हमें टोटल इनकम ग्रोथ देखने को मिला सिंगल डिजिट का 6.5% का। अब ये हो गई आपकी मोटी मोटी कमाई। अब कमाई के ऊपर खर्चा भी तो है। अब आपने ब्रांच लगा रखी है, तो ब्रांच का रेंट जा रहा है, ब्रांच की इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, एम्प्लॉय की कॉस्ट जा रही है, ये सारी खर्चे भी तो हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ रहा है, आपको नए सर्वर बनाने पड़ रहे हैं, नया बैंकिंग ऐप बनाना पड़ रहा है, ये सारी भी तो खर्चे हैं। तो ये आ जाता है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में, ओपेक्स में। तो टोटल इनकम में से आप ये ओपेक्स हटाते हो। अब इसके बाद आपको क्या मिलता है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। तो यहां पर हमें क्या पता चला, आपका टोटल इनकम बढ़ा 6.5% से। आपका खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट था, जो आपके हाथ में आया कि भाई मैंने 100 रुपए कमाए, 90 रुपए का खर्चा हो गया, 10 रुपया बचा, तो जो 10 रुपए है उसको अगर हम परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करें तो सिर्फ और सिर्फ 1.6% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये तो बहुत ही बेकार नंबर है। बट अब क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप माइनस करते हो प्रोविजंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से प्रोविजन क्या क्या मतलब, जो हम इतनी देर से समझते हुए आ रहे हैं कि भाई आप आज के दिन अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड निकाल के रखते हो उन लोन्स के लिए जो लोन खराब होने वाले हैं, या जो आपको लगता है कि ये खराब हो जाएंगे और ये ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके लिए आज के दिन आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से पैसा निकाल के रखते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एसेट क्वालिटी सुधर रही है। तो आपको जो आपने पुराने प्रोविजंस कर रखे थे उसमें से आप पैसा निकाल रहे हो कि अब इसकी जरूरत ही नहीं है, ये हमारा लोन खराब नहीं हो रहा। तो जो मैंने पहले पिछले क्वार्टर में या पिछले साल मैंने जो 100 करोड़ रुपए प्रोविजन के नाम पे निकाला था, उसमें से मैं 50 करोड़ रुपए वापस अपनी बैलेंस शीट में ले लेता हूं। तो यहां पर एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी आ कैसे रही है, जो पैट का ग्रोथ है वो आ कैसे रहा है, क्योंकि आपने जो पुराने प्रोविजंस कर रखे थे उसमें से आप पैसा लेके आ रहे हो। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ा सिर्फ 1.6% से, बट आपके प्रोविजंस नेगेटिव चले गए, और नेगेटिव चले गए बाय, अगर मैं आपको वो नंबर भी बताऊं, हाँ शायद 46% के आसपास से, 46% के आसपास आपका वो नेगेटिव चला गया। इसकी वजह से आपको पार्ट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसी वजह से आपका पार्ट 34% के आसपास का इंक्रीज मार रहा है। ये सस्टेनेबल नहीं है। आपका जिस दिन एसेट क्वालिटी अच्छी हो गई उस दिन कहां से लाओगे ये ग्रोथ, उस दिन तो आपका 1.6% के आसपास का ही पार्ट का ग्रोथ रह जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ ही कन्वर्ट होगा आपके पार्ट में। तो इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। ये कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, ये कोई सस्टेनेबल पार्ट का ग्रोथ नहीं है। इस चीज को ध्यान रखो, इस चीज को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा जी, ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम इनके गाइडेंस के बारे में बात करें तो कंपनी कहता है कि हम 15% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ कर देंगे। तो इनका गाइडेंस ही इंप्रेसिव नहीं है। 15% का ग्रोथ तो एसबीआई भी लेके आ रहा है, तो आपने ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए 15% का ग्रोथ करके। कासा रेशो को 50% ले जाने का टारगेट कर रहे हैं, ग्रॉस एनपीए को लेस देन 4% ले जाने का टारगेट कर रहे हैं, वो तो अचीव हो ही गया। नेट एनपीए को लेस देन 1%, वो भी अचीव हो गया है। आरओए को 0.85%, वो अचीव हो गया है। और हमारी क्रेडिट कॉस्ट को 1.25% के आसपास लेके आना चाह रहे हैं, वो स्लाइटली मिस है। 1.27% के आसपास की इनकी क्रेडिट कॉस्ट चल रही है, वो भी मेंटेन हो जाएगी क्योंकि एसेट क्वालिटी इंप्रूव ही हो रही है, तो क्रेडिट कॉस्ट भी नीचे ही आती जाएगी। तो बाकी सारी चीजें तो ठीक है। द मेन प्रॉब्लम इज आपका लोन बुक में ग्रोथ नहीं आ रहा, आप लोन बुक को अच्छी रेट पे नहीं बढ़ा पा रहे। आपको एटलीस्ट 16, 17, 18% के आसपास से तो अपनी लोन बुक को बढ़ाना चाहिए, तभी तो आप एक अच्छे बैंक कहलाओगे। क्योंकि आपका एसबीआई से साइज बहुत छोटा है, आपको उसको लेवरेज करना चाहिए। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी। हमने 5 से 6 कंपनी कवर कर ली, अभी के लिए रखते हैं। थैंक यू।